नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। आज हम सामान्य ज्ञान के 5000 प्रश्नों को जो सीरीज़ है वो हम चालू करते हैं। हम यहाँ आपको हिंदी के सामान्य ज्ञान के लगभग 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन दे रहे हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। विशेषकर ये बीएड टीचर में और टीचिंग टॉपर इंटरव्यू में के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 5000 प्रश्नों की सीरीज़ है और सामान्य ज्ञान बिहार शिक्षक भर्ती का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सामान्य ज्ञान तो वैसे अथाह सागर है, लेकिन इसमें कुछ छांटे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5000 प्रश्न हैं जो कि लगभग 90% तो इसमें से क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे अगर उस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अगर 10-5 जितने भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न, ये आज हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लोब होता है, ठीक है, इसमें जो दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ऐसे लाइनिंग होती ना, इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलेंगे, अक्षांश, और इस तरीके की लाइन को हम देशांतर बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर इसका ट्रिक नहीं मालूम है तो देखिए, आप ऐसे लिखते हैं ना, आ से अक्षांश, तो अक्षांश के लिए आपने ऐसे लाइन खींची। ठीक है, तो ऐसे जा रही है तो इस रेखा को अक्षांश बोलेंगे। और देशांतर में दा लिखते हैं, तो देशांतर के लिए जो दा है इसमें ऐसे लाइन आ रही, तो अगर ऐसी खड़ी लाइन हो तो वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। ये भूगोल का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसमें इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सबके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में करंट अफेयर्स की भी जो टीचिंग एग्ज़ाम के लायक प्रश्न होंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जैसे बीच में कौन सी रेखा होती है, ऐसे ये भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, एकदम बीचों बीच में। इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पर आता है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। ठीक है, इधर हो गया हमारा पूरब और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, ऐसे ही लिख ली, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, ध्यान रखिए, जिधर आपका सीधा हाथ पड़ता है उधर पूरब, आपका सर हो गया उत्तर, आपका पैर हो गया दक्षिण और आपका लेफ्ट वाला हैंड यानी बायां हाथ वो पश्चिम। ठीक है, अगर किसी को दिशा में भ्रमित होता हो तो इस तरीके से वो देख सकता है। हम उसका जो सर है वो उत्तर की तरफ रहेगा, पैर दक्षिण की तरफ, दायां हाथ पूरब की तरफ और बायां हाथ पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जो 23.5 डिग्री हमारी ये वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको अक्षांश बताया था। अक्षांश वाली कौन सी रेखाएं होती हैं, ये ग्लोब हो गया और इस रेखा को हम अक्षांश बोलते हैं जो लेटी हुई होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं हमारे पृथ्वी पर, ये कल्पनीय रेखाएं, वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर तुल्य होती है, जो ये रेखा और ये रेखा के बीच की जो ये दूरी है ये कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही है 111 किलोमीटर। तो इसमें यही पूछा गया, अक्षांश की दूरी यानी ये रेखा और इस रेखा के बीच में ये जो दूरी है ये कितनी है, 111 किलोमीटर की। आगे क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, और इसमें जो रेखा होती है ऐसे ये 2 भागों में बांट रही है ना हमारी पृथ्वी को, तो इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे,
भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका आंसर भूमध्य रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। अब ये ग्लोब हो गया हमारा, ठीक है, और इसमें पहले भूमध्य रेखा, फिर इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बाद 66.5 डिग्री यहाँ पर आता है। ठीक है, ये हो गया 66.5 डिग्री। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ऐसे बटा है तो क्या बोला गया है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। अब ये वाली दक्षिणी वृत्त के बारे में पूछा है, यानी इस रेखा के बारे में पूछा है, तो ये मालागासी से होकर जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। ठीक है, अब ये ग्लोब हो गया। ठीक है, अब कौन सी क्या करें, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण, हमने मैथ में पढ़ा होगा कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो हम लोग समकोण कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना समकोण। ये 90 डिग्री का कोण हुआ, तो इसमें लिखा है वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती क्या कहलाती है, देशांतर। अब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, तो इसमें देशांतर कौन सी है और अक्षांश कौन सी, ये मैंने आपको बता दिया। जो ऐसे रेखा होगी वो अक्षांश की, और इधर वाली रेखा है देशांतर, यानी देशांतर रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे ऐसे। ये कौन सी रेखाएं हुई, देशांतर रेखा। ठीक है, तो वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण से काटती है वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी ऐसे हुई ना, ये और ये ऐसी रेखाएं को हम क्या बोलेंगे, देशांतर। तो इनके जो ये बीच की दूरी है इनको हम गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। अब हमने अभी देखा कि ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे हम खींचते हैं, तो एक से दूसरी रेखा के कितना समय जाता है हमारा, 4 मिनट। ऐसे ऐसे बहुत महीन महीन रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो एक रेखा से दूसरी रेखा में जाने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। नेक्स्ट, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। कहाँ पर होंगे रात और दिन समान, भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा, ये रेखा हमारी भूमध्य जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, तो यहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या होते हैं, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो भी मतलब देश आते हैं उनमें यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। ये विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, विषुवत रेखा कहाँ पर होगी, ये ऊपर होगी। जब हम ग्लोब बनाएंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे हम करेंगे तो क्या लिखा है, 1 डिग्री का जो देशांतर है, तो सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी। देखिए यहाँ से कम दूरी हो रही ना, तो सबसे अधिक दूरी विषुवत यानी बीचों बीच में, यहाँ पे सबसे अधिक दूरी होगी। ठीक है, कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है। अब अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसे ऐसे ग्लोब बनाते हैं, ऐसे ऐसे कुल अक्षांश रेखा, ये ऐसे ऐसे कुल रेखाएं 180 होती हैं। ठीक है, और अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, आप कमेंट करके बताइए, अभी मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट चलते हैं, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360। ठीक है, जो हमारी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, तो कुल देशांतरों की रेखा 360 होती है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। जो तो ये जो माध्याह्न मतलब बीच में कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर। नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा क्या होती है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। ठीक है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, जो लास्ट में जो 360 है दोनों एक जगह मिलती हैं, तो उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा है। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है,
15 डिग्री देशांतर, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री। नेक्स्ट, दोनों स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, देखिए हमने देशांतर रेखा खींची तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होगा। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा यानी बीच की रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है, वो सिंगापुर के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। जो भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, है ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो दूरी कम होती जाएगी। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उसे हम ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। जैसे भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वह अल्फांसो डी अल्बुर्क था। ठीक है, गोवा पर अधिकार कर लिया था ना। सबसे पहले भारत में कौन आए अधिकार करने के लिए? पुर्तगाली लोग आए। ठीक है, तो वह कौन था जो पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार कर लिया गया था? अल्फांसो डी अल्बुर्क ने। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। आगे, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। सबसे पहले व्यापार पुर्तगाल ने फैलाया। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा ने भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वो कालीकट में उतरा था। कालीकट कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, आगे, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? किसने? सर टॉमस रो ने। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। नेक्स्ट, गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर ने ही अनुमति दी थी कि आप कंपनी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि को तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो हुआ था ना उसको पेरिस की संधि बोलते हैं। नेक्स्ट, वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव ने की थी। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त काल था वहाँ तब की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल तो बिहार में ही फैला हुआ था, है ना, तो ये बिहार का इतिहास के ये कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। आज हम 50 क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, आज से ही आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपका स्थान शिक्षक भर्ती में निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? यह भी गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास दरबारी कवि थे।
नवरत्न भी विक्रमादित्य के दरबार में थे ना। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जल से जो बिजली बनाई जाती है उसकी संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड की ज्योग्राफी से है। ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? किसको? ये जल विद्युत, ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन आज हम करते हैं। ठीक है, आगे इसी तरीके के आपके सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।